लोगों के जहन में जो बना हुआ है पहले उसको मिटाने में लगेगा, फिर अपनी क्रेडिबिलिटी को भी बचाने में लगेगा, फिर आपके ऊपर वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट फोर्सेस हैं वो किस किस तरीके से आप पे हमला करेंगे, आपके ऊपर फिजिकल भी हमला करेंगे, आपके ऊपर आइडियोलॉजिकल भी हमला करेंगे, आपको साइड लाइन भी करेंगे, आपको इकोनॉमिकली भी। तो मुझे लगता है कि लेकिन ये कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी थी, लेकिन पूरी दुनिया में जो बदलाव है वो भारत में भी लोगों को देखने को मिल रहा है। और लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि एक ऐसा मौका हुआ कि 70 साल के बाद भारत में एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आया, उसका नैरेटिव अलग है। पहले तो अटल जी के जमाने भी सरकार बदली थी, एक दूसरी आइडियोलॉजी की आई थी, लेकिन कुल मिलाकर के अटल जी की सरकार भी जो थी वो मिली जुली, वो उन्हीं 20-25 पार्टियों की थी और उस दबाव में कोई एक खास नैरेटिव नहीं था। आज भी जब इस सरकार आई है, 2/3 मेजोरिटी से आई है, तो देखिए पहले रिजेक्ट किया लोगों ने। यानी यानी आप देखें कि पहले कहा ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ये बहुत कोई ज्यादा क्या पॉलिटिक्स में जानता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या करेगा, इस तरीके के नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में। फिर उसको बताया गया कि साहब ये तो मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किलर है। तो मुझे लगा कि धीरे धीरे वो फोर्सेस जो एक लंबे वक्त से इस हुकूमत का या सत्ता का स्वाद या सत्ता का टेस्ट ले रहे थे, पावर में थे, इंजॉय कर रहे थे, उनको लगने लगा कि अगर ये पूरा टूटेगा तो जो हमने इतने सालों में सब कुछ महल बनाया है, चाहे वो अपनी आइडियोलॉजी का बनाया हो, अपने रुतबे का बनाया हो, अपने पैसे का बनाया हो, और किताबें लिख, वो कहीं टूट ना जाए। तो ये सारी फोर्सेस विदाउट इसमें इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमान, इसमें लेफ्टिस्ट भी शामिल हो गए उसमें। जिसको ये लग, वो एक इंटरेस्ट था, वो एक जिसे कह सकते हैं वो पूरी आइडियोलॉजी इंटरेस्ट बेस्ड थी, और उसमें सारे लोग इकट्ठे हुए। और उसके बाद में लोगों ने वही सब शुरू किया, तो कहा 2014 में आ गया है, ये तो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आ गया है। तब भी बहुत सारे लोगों का हमने ये हिपोक्रेसी देखी कि भाई आप अखबार के एडिटर हैं, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये लोकतंत्र के अंदर वोट बताएगा। लेकिन ये कैसे एक अखबार के एडिटरों ने यहां मुहिम चलाई कि साहब अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए तो हम जो है देश छोड़ के चले जाएंगे। तो ये तब मुझे लगा कि ये तो एक अजीब किस्म का मामला है। भाई भाई इलेक्शन में जो खड़ा होगा वो जीतेगा, उसकी आइडियोलॉजी आपको पसंद आए न पसंद आए, दैट्स अ डिफरेंट इशू। जब लोगों ने डिसाइड कर दिया तो आप एक एडिटर होकर के, क्योंकि आपके पास एक अखबार है या आपके पास एक टेलीविजन है, तो ये आप अपनी ख्वाहिश को खबर क्यों बना रहे हैं? खबर को ख्वाहिश बनाए समझ में आता है, लेकिन ख्वाहिश को खबर मत बनाइए आप। तब मुझे लगता था कि कहते हैं कि ये चला, लेकिन शुरू शुरू में बहुत सारे लोग ने इसको सिर्फ देव वेट एंड वॉच की पोजीशन में थे। लेकिन हमको ये लगा कि इस से बेहतरीन दौर हमको नहीं मिलेगा कि हम इस नैरेटिव के बारे में जब बोलेंगे तो हुकूमत से हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई लिंकेज नहीं है। हम शायद हुकूमत के किसी भी बड़े ओहदेदार से या किसी भी वजीर से शायद हमारी सलाम दुआ भी नहीं होती होगी, लेकिन जब हम ये बात सच बोलने लगते हैं, जब हम कहते हैं कि भाई मौलाना आजाद भारत के बहुत पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन भाई ये बताओ कि शिक्षा मंत्री अभी हाल में मोदी सरकार में एक शिक्षा मंत्री एक खवातून बनी, और वो बेचारी अपनी जिंदगी में एक कमरे में 3 बहनें और माँ रहती थी, और बहुत ही छोटे उसमें आई और मैकडोनल्ड के अंदर जाकर के उन्होंने पोछा तक लगाया। यानी एक सेल्फ मेड महिला थी और उसने फिर अपने आप को एक एस्टेब्लिश किया। और वो जब एचआरडी मिनिस्टर बनी तो हमने यहां देखा बड़े बड़े लिबरल, अरे साहब बताइए एक पोछा लगाने वाली को प्राइम मिनिस्टर वो बना दिया, शिक्षा मंत्री बना दिया, इसकी एजुकेशन क्या है और शी इज जस्ट ए ग्रेजुएट। तो मैं इन बातों को सुनता भी था और ये सोचता था कि यार ये तमाम सारे लोग जो आज स्मृति ईरानी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर रहे हैं, क्या कभी इन्होंने मौलाना आजाद से पूछा कि मौलाना आजाद किस स्कूल में गए थे? अब जब ये मैंने किया कहा तो लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। लोगों ने बाद में रियलाइज किया कि भाई मौलाना आजाद तो कभी किसी स्कूल में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, वो तो मदरसे में थे। और उनका तो जन्म भी मक्का में हुआ था, उनके वालिद साहब मक्का के थे, उनकी वालिदा जो थी वो मदीने की थी, उनका हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं था। 1888 में वो पैदा हुए, 1902 में भारत आ गए और फिर भारत के पहले शिक्षा मंत्री बन गए। तब किसी ने नहीं पूछा था कि डिग्री उनकी क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे ही चल रही हैं। मैंने कहा 5-5 जिस देश के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान बने हो और मुसलमान ये कहता हो हम शिक्षा में पिछड़े हैं, तो इन बातों को कहने से लोगों को शुरू शुरू में लगता था कि नहीं नहीं पुष्पेंद्र, यू आर नॉट डूइंग गुड यार, तुम जानते नहीं हो, लोग बड़े पागल हैं, ये करते हैं। तो मुझे लगा कि यार मरना वरना तो एक ही दिन है, हम तो बचपन से एक ही बार सुनते आए हैं कि एक ही बार जाना होता है, और अल्लाह की मर्जी के बगैर दुनिया में कोई नहीं जा सकता। अब उसे आप अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, कोई भी कहें, अगर उसकी मर्जी होगी तो वो उठा लेगा और उसकी मर्जी नहीं होगी तो आज अडवाणी जी भी मौजूद हैं और
मुरारजी देसाई भी 100 साल के बाद गए, तो किसी के चाहने से कोई जाता पाता नहीं है। तो ये डर कभी भी ना यूनिवर्सिटी में था मुझे, ना आज है। लिहाजा मैं अपनी बात को पूरे ईमानदारी के साथ कहता हूं, और ये भी कहता हूं कि कहीं कोई मेरा फैक्ट गलत हो सकता है तो आप उसे क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन जो काम बात मैं रख रहा हूं उन बातों को आप उठाइए। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं जो आपने भी बहुत सुनी होगी और हिंदुस्तान में बड़ा वो हुआ, अब ये कश्मीर को लेकर के एक नैरेटिव बना हुआ था, कश्मीर 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 के बारे में जब भी बात होती थी लगता था पता नहीं कश्मीर क्या चीज है। लेकिन ताज्जुब देखिए कि पिछले 70 सालों में भारत के आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को छुपा के रखा गया, कभी उसके ऊपर चर्चा ही नहीं हुई। अक्रॉस द पार्टी किसी ने चर्चा नहीं की ये कैसे आया, क्यों आया। और उसको कश्मीर के संविधान में जब ऐड किया गया तो उन्होंने उसमें यह कहा कि हम इसे 1954 जब ये पास हुआ तब से न लेकर के हम 44 से लेंगे। अब उस पूरी हिस्ट्री को मैंने पढ़ा और उसको जब मैंने सामने रखा तो लोगों ने कहा ये तो हमें, पूरे देश में लोगों ने मुझसे कहा, और मैंने कहा कि लोगों को, अवाम को अगर आप अलर्ट कर दें, उनको अवेयर कर दें, तो सरकारें आज नहीं कहीं डेमोक्रेसी के अंदर अल्टीमेट वोट दे की ताकत होती है। और इस सरकार के सामने भी हमने यही रखा, सरकार से हमने कोई गुजारिश नहीं की, हम कश्मीरी भी नहीं थे। यहां तक बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट में जब पीआईएल हमारे साथियों ने डाली तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे थे कि ये आर्टिकल भारत के संविधान में है क्या। तो दिस इज द लेवल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये कैसा सेकुलरिज्म है कि आपने इतने सारे पाप करके छुपा रखे हैं, और जब भी कोई इनके बारे में बात करेगा तो आप उसको इतना डरा देंगे कि वो आपके सामने सवाल ही ना कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉड कर रखे हैं आपने, हिस्ट्री में फ्रॉड कर रखे हैं आपने, लिटरेचर में फ्रॉड कर रखे हैं, और उन नैरेटिव को आप चलाए जा रहे हैं। दूसरा कोई आदमी नैरेटिव को आप मानने को तैयार नहीं। आप कहते हैं किसने किताब लिखी है, किसने किताब नहीं लिखी है। तो भाई आप खुद ही, आप लोगों ने किताबें लिखी और खुद ही आप लोगों ने पढ़ा दिया। तो अब अगर हम इरफान हबीब को जब देखते हैं तो उन्होंने कहा कि शिवाजी इज ए पहाड़ी चूहा, मैंने कही तो कमाल की बात है भाई। तो आप हिस्ट्री में अकबर द ग्रेट बताते हैं, आप महाराणा प्रताप को नहीं बताते। तो तब मुझे लगा कि इस देश में हजारों सालों से जो हिंदू हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके अंदर एक हर्ट है, और वो अपनी हर्ट फीलिंग को कहीं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि अगर हमने ये फीलिंग की तो हम आउटकास्ट हो जाएंगे, सिस्टम हमारे खिलाफ हो जाएगा। वो हर्ट फीलिंग, मैं आज जब बात करता हूं तो मैं ऐसे ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने, शायद मेरा ख्याल है कि 80 से उम्र के ऊपर होगी ताहिर भाई, वो रोने लगते हैं। और वो मतलब किस तरीके से कहते हैं कि हमने किन दबाव में काम किया है। हम जब वो इतनी दुआएं देते हैं, कुछ पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। बहुत सारी लेडीज मुझे ऐसी मिली, बड़े बड़े ओहदेदार, जो अपने जेवर लेके मेरे पास आ गए। तब मैंने कहा कि मैं तो एक बड़ा साधारण सा आदमी हूं, मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि इन लोगों के, आज जो मैं कह रहा हूं, वो इनके दिलों को इतना ज्यादा गहरा हर्ट कर रहा है और वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहे हैं। तो जैसे 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 मैं आपको बताऊं कि जैसे भारत के संविधान में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कहीं कोई मतलब नहीं है कि माइनॉरिटी कौन है और मेजॉरिटी कौन है, लेकिन ये झूठ चल रहा है। हमारे यहां माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बनी हुई है और माइनॉरिटी कमीशन भी बना हुआ है। और अब हमने एक नया हमारे साथियों ने, एक टीम ने एक कोर्ट में केस डाला है। आप देखिए कि 1993 में एक नोटिफिकेशन हो गया, और 1993 में क्यों नोटिफिकेशन हो गया उसको ध्यान में देखिए कि उस वक्त 1992 के अंदर भारत के अंदर बाबरी मस्जिद नाम की एक जगह थी जो मंदिर पे तोड़ के बनाई गई थी, उसको मिसमार कर दिया लोगों ने। तो 92 में कांग्रेस के वजीर आजम थे दिल्ली में, तो ताहिर भाई, क्योंकि मस्जिद मिसमार कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के दौर में हुई, तो आपने क्या किया कि 93 में रातों रात खट से आपने जो है एक माइनॉरिटी कमीशन बना दिया और एक नोटिफाई कर दिया कि साहब माइनॉरिटी कमीशन बना दिया हमने। अब वो माइनॉरिटी कमीशन में किसी को ये नहीं पता कि बस बता दिया गया साहब इसमें सिख हैं, इसमें बौद्ध हैं, इसमें क्रिश्चियन है, इसमें पारसी है, भाई ये माइनॉरिटी में है। अब जब हमने 92 के बाद देखा कि सरकार को अपने दामन पे से दाग धोना था, तो सेकुलर होने के लिए उन्होंने एक माइनॉरिटी कमीशन क्रिएट कर दिया। आज जब हमने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली है और ये पूछा है 1993 में, 1993 में, ये जो आपने बनाया ये तो कहीं है ही नहीं। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में पूछा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, हमने आरटीआई डाली तो आरटीआई में पता चला कि ऐसा तो कोई लॉ ही नहीं है हमारे यहाँ, कोई डेफिनेशन ही नहीं है माइनॉरिटी की। और उसकी वजह से क्या कमाल का नोटिफिकेशन है कि आज की डेट में लक्षद्वीप नाम की एक जगह है हिंदुस्तान में, लक्षद्वीप में 2% हिंदू रहते हैं, 98% मुसलमान रहते हैं।
लेकिन इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 2% हिंदू लक्षद्वीप में मेजॉरिटी में है और 98% मुसलमान वहां माइनॉरिटी में है।